हाय हेलो एवरीवन। लास्ट में हमने घोंगली कमेटी तक कवर कर लिया था। अब हमारे सामने आती है बेसिल कमेटी। चैप्टर 2 के थर्ड पार्ट के अंदर आ गए हैं हम, यानी कि ये थर्ड टाइम वी आर कवरिंग द थिंग। तो बेसिल कमेटी के ऊपर आ गए हैं हम कि बेसिल कमेटी ने क्या बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। और ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? बैंकिंग के बारे में, कि जो हमारे बैंक्स हैं वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे उसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अपने गवर्नेंस के अंदर लेके आएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो यहाँ पे बेसिल कमेटी ने कुछ अपने ये प्रिंसिपल्स रिलीज किए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गाइडलाइंस रिलीज की अपनी, जो कि जुलाई 2015 के अंदर की थी। तो वो क्या क्या थे? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, अराउंड 18 या 19 प्रिंसिपल्स हैं। 13 प्रिंसिपल्स है, 18 19 नहीं है, 13 प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या क्या है, हमें मेनली अगर हेडिंग भी याद रह जाती है तो हमारे लिए एग्जाम के अंदर बहुत सही होता है अगर हम ये मेन हेडिंग भी लिख देते हैं तो। सबसे पहले जो प्रिंसिपल वन था इनका, वो क्या था कि बोर्ड की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो बोर्ड है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो बोर्ड के पास क्या होगा, उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंक के लिए, जिसके अंदर वो अप्रूव करेंगे और ओवरसी करेंगे जितने भी बैंक के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, गवर्नेंस फ्रेमवर्क होंगे, कॉर्पोरेट कल्चर होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये क्या है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि हमें बोर्ड के ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो देखेंगे। पहली बात तो इसने यही लिख दी, कुछ समझाया नहीं। उसके बाद इसने बोला कि इसके अंदर ये क्या क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, ओवरसी करेंगे। क्या करेंगे? अप्रूव और ओवरसी, दो चीजें करेंगे, अप्रूव एंड ओवरसी। किस चीज को अप्रूव अप्रूव एंड ओवरसी करेंगे, यानी कि अप्रूव अप्रूव करेंगे, ओवरसी मतलब उसको देखेंगे कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन, किस चीज की इम्प्लीमेंटेशन को, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रखे हैं, गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाए हैं, या कॉर्पोरेट कल्चर जो है उनको, तो उसके लिए वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। देन प्रिंसिपल टू बोलता है कि बोर्ड्स क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पोजिशन, की बोर्ड के पास ना एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ क्वालिफाइड हो, किस लिए? ताकि वो जो भी उनकी पोजीशन है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, कि इंडिविजुअली वो क्वालिफाइड है कि हाँ उनके पास क्वालिफिकेशन है, एंड कलेक्टिवली कि एक के पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो दूसरे के पास कुछ हो, जो कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए बेनिफिशियरी रहे उनकी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो उनके पास जो है क्वालिफिकेशन हो। देन थर्ड प्रिंसिपल आया बोर्ड्स ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस। तो जो बोर्ड का खुद का स्ट्रक्चर है और जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको किन गाइडलाइंस या किन प्रिंसिपल्स पे देखा जाएगा। तो जो बोर्ड है उनको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि किस हिसाब से वो गवर्न करेंगे, वो सारा स्ट्रक्चर जो है किसको डिफाइन करना पड़ेगा, बोर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा अपने खुद के काम के लिए। एंड पुट इन प्लेस द मीन्स फॉर सच प्रैक्टिस टू बी फॉलोड एंड पीरियडिकली रिव्यू फॉर ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस। तो यहाँ तक भी अगर आप याद कर लेते हो तो काफी है कि बोर्ड को अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले क्या हो गया, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। देन प्रिंसिपल फोर बोलता है सीनियर मैनेजमेंट के बारे में, कि जो भी बोर्ड है उनकी डायरेक्शन और ओवरसाइट के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अपना काम, जो भी उनके बैंकिंग का काम है, एक्टिविटीज है उनकी, उनको कंसिस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कंसिस्टेंट रखेंगे अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी, रिस्क एपेटाइट, रेम्यूनरेशन, या जितनी भी पॉलिसीज जो बोर्ड ने अप्रूव किया उनके साथ। ठीक है, तो पहले उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, देन बोर्ड की क्वालिफिकेशन आ गई, बोर्ड के खुद का स्ट्रक्चर आ गया, देन वो सीनियर मैनेजमेंट को डायरेक्शन देंगे और ओवरसाइट करेंगे। किस चीज़ से रिलेटेड? की जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे। किस चीज़ से? जितनी भी पॉलिसीज हैं, मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी है, रिस्क एपेटाइट है, रेम्यूनरेशन है, जितनी भी पॉलिसीज हैं जो बोर्ड ने अप्रूव किया उनके साथ कंसिस्टेंट रहे। देन फिफ्थ प्रिंसिपल आता है कि गवर्नेंस ग्रुप स्ट्रक्चर। In group structure, the board of the parent company has the overall responsibility of the group. जो parent company है, जिसके नीचे subsidiary company आ रही है, तो जो इसका बोर्ड है ये जो है मेन गवर्नेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो जो ग्रुप स्ट्रक्चर होगा किसका, जो पेरेंट कंपनी का बोर्ड होगा उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर ग्रुप एंड इंश्योरिंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ क्लियर गवर्नेंस फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएट टू द स्ट्रक्चर। कि जो गवर्नेंस सिस्टम है वो क्लियर रहे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए। तो इतना पॉइंट यहाँ तक याद रखो, मोर देन इनफ है। पांच प्रिंसिपल हमें याद हो गए। पहले खुद पूरा ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, खुद का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगा, गवर्नेंस ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होगा। देन प्रिंसिपल सिक्स बोलता है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, की रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन कैसा होगा। तो बैंक शुड हैव एन इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। बैंक का रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये अगर आप इफेक्टिव इंडिपेंडेंट वर्ड याद रखते हो तो काफी अच्छा है। किसके डायरेक्शन के अंदर होगा, सीआरओ की, क्योंकि रिस्क कौन कंट्रोल करेगा, चीफ रिस्क ऑफिसर।
तो बैंक का कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन होना चाहिए सीआरओ के कंट्रोल के अंदर। देन सेवंथ आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। हमें क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है एंड कंट्रोल करना है। तो रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है ऑन गोइंग बैंक वाइड एंड इंडिविजुअल एंटिटी बेसिस की। पूरे के पूरे जो उनका बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है। जो इंडिविजुअली बैंक्स हैं उनके अंदर भी, हर एक जो ब्रांचेस वगैरह होगी उसके अंदर भी उनको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो 7 पॉइंट याद हो गए। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, देन उसके बाद क्या किया, बोर्ड की क्वालिफिकेशन, अपना स्ट्रक्चर, देन सीनियर मैनेजमेंट को कैसे रखना है, देन गवर्नेंस ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होगा, देन रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन कैसा होगा, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कैसी होगी। देन 8th 9th 10th एंड 11 12 13 प्रिंसिपल आते हैं हमारे पास। तो रिस्क कम्युनिकेशन, हमें यह करना है, अगर कहीं पे कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है तो वो कम्युनिकेट हो सके, उसके लिए हमें अपना स्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिक्वायर्स रोबस्ट कम्युनिकेशन विद इन द बैंक अबाउट रिस्क बोथ अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू रिपोर्टिंग टू द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। की वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि थ्रू आउट द बैंक अगर कहीं पे किसी को भी कोई इस तरीके का रिस्क पता चलता है तो कम्युनिकेट इजीली हो सके एंड वो इन्फॉर्मेशन बोर्ड एज वेल एज सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच सके। देन कंप्लायंस, जो बैंक का बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजमेंट के, जो जो भी बैंक का मैनेजमेंट है उसकी कंप्लायंस से रिलेटेड, कि कंप्लायंस रिस्क क्या है, कि अगर किसी चीज़ को कंप्लाई किया या नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसको भी हमें, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। देन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा बोर्ड को और सपोर्ट करेगा ब्रॉड एंड सीनियर मैनेजमेंट, प्रमोटिंग एन इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोसेस एंड द लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ द बैंक। तो इंटरनल ऑडिट को भी मेंटेन करना है। देन कंपनसेशन, कंपनसेशन की बात होती है, द बैंक्स कंपनसेशन स्ट्रक्चर शुड सपोर्ट साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो कैसा कंपनसेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करे, सपोर्ट करे उसको। Then disclosure and transparency, the governance of the bank should be adequately transparent to its shareholders। तो जो बैंक की गवर्नेंस है वो कैसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए शेयर होल्डर्स के प्रति, डिपॉजिटर्स, अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के प्रति। ठीक है, तो हमारे 12 प्रिंसिपल हो गए। थर्ड बोलता है द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स, जो जितने भी सुपरवाइजर होंगे बैंक के अंदर उन्हें क्या करनी है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है एंड सुपरवाइज करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट द बैंक्स। तो इस चीज़ को उन्हें सुपरवाइज करना है। तो ये 13 प्रिंसिपल हो गए हमारे, जो कि हमें बेसल कमेटी ने दिए थे। देन हमारे आते हैं जो हमें आरबीआई ने फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ पीएसबीज दिए हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होते हैं उनके अंदर जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, जैसे हमने उसके अंदर देखा था, गांगुली कमेटी में देखा था, ऐसे ही हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कुछ क्राइटेरिया दिए हैं जो कि फॉलो होने चाहिए इन पीएसबीज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। देन हम यहाँ पे जो पीएसबी के बारे में है इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। हमारे 3 पार्ट हो गए हैं, नेक्स्ट 4 जो है हम अगले में करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम पार्ट के अंदर हमारे ये जो सेकंड चैप्टर खत्म हो, देन हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।